गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने अभी तक फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी मैं आज फोर्थ क्वेश्चन लेने वाली हूँ। फोर्थ क्वेश्चन पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 57। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ MS मीना एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस इज गिवन, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ओवरलुक कर लेंगे। सारे डेबिट और क्रेडिट साइड, दो साइड्स दिए हैं। इसमें एडजस्टमेंट्स दिए, क्लोजिंग स्टॉक, provide provision for doubtful debts, create reserve for discount on debtors, value of leasehold property on 31st March 2019 1 lakh, outstanding expenses printing and stationery 500। चलिए, जैसे कि मैं हमेशा सॉल्व करती हूँ, किससे सॉल्व करना है हमें? एडजस्टमेंट से सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट के हमेशा दो एंट्री होगी, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹32,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में by closing stock 32,000 और असेट साइड में भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक 32,000। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹2,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब ही क्या होता है? RDD होता है। ये किस पे चार्ज होता है? डेटर्स पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप है डेटर्स पे चार्ज करना है, तो हमें डेटर्स ढूंढना है। फिर डेटर्स कहा जाते हैं उसको उस जगह पे लिखना है हमें, ठीक है। तो डेटर्स पहले ढूंढ लेते हैं। डेटर्स है 80,500 और डेटर्स जाते हैं असेट साइड में। तो 80 डेटर्स हम यहाँ लिखेंगे असेट साइड में 80,500। इसमें से हम माइनस करेंगे न्यू RDD, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया है, इसलिए ये क्या रहेगा? न्यू RDD रहेगा। ये दिया है हमें ₹2,000। इसको माइनस करके अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखेंगे हम। इनर कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे ही हमने एडजस्टमेंट पढ़े थे, हमने देखे थे कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी इस पे है। तो इस पे क्या करूँगी मैं? इसके पहले दूसरी न्यू RDD की हम दूसरी एंट्री कर लेते हैं 2,000। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, हमेशा ये फॉर्मेट बनाते वक्त ही लिख के रख देना है, तो ताकि हम भूले नहीं बाद में 2,000 और हमें अच्छे से याद भी हो जाए इस हेड को, ठीक है। फिर डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट है दैट इज 3%, ठीक है। 78,500 पे 3%। डिस्काउंट हमेशा ऑब्वियस है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है तो डेटर्स में से माइनस होगा। डिस्काउंट @ 3% किस पे लगेगा? कभी कभी नहीं ध्यान में आता। 78,500 इंटू 3%, इस तरीके से आएगा 78,500 इंटू 3%, तो 2355। इसको हम माइनस कर देते हैं 78,500 में से 76,145। 76,145 ध्यान देंगे क्या कीजिए, डेटर्स में से हमने न्यू RDD माइनस किए हैं और उसके बाद डिस्काउंट भी उसी में से हमने माइनस कर दिया है 3%। जो डेटर में से RDD माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे हम। इस तरीके से इसकी दूसरी एंट्री भी होगी P&L के डेबिट साइड में। क्या नाम से होगी? डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2355। आगे बढ़ते, आगे दिए वैल्यू ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st March 2019 ₹1 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर की डेट दिए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर लीजहोल्ड प्रीमाइसेस की अमाउंट कितनी थी? 1 लाख हो गई थी, ऐसे बोला गया। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस की अमाउंट 1 लाख थी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब उसकी वो वैल्यू अभी है, मतलब सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आई हुई वैल्यू है। तो चलिए सबसे पहले ऐसे वक्त क्या करना है, हमें लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ढूंढ लेना है। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस
दिया है 1,10,000। लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट है, हम जैसे असेट साइड में लिख देंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000। अब उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, 1 लाख हो चुकी है। यहाँ पे देखेंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000 और उसकी वैल्यू 1 लाख हो चुकी। तो मैंने इसको कहाँ लिखा, आउटर में लिखा है, ये एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये डिक्रीज कितनी हुई है, दिख रहा है, डिक्रीज हुई दिख रहा है, क्योंकि पहले 1,10,000 था और अभी डिक्रीज होके आई है 1 लाख, तो 10,000 क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू ना देते हुए आज क्या कर दिया है, असेट के एट प्रेजेंट वैल्यू दे दी है, लेकिन वो है तो डेप्रिसिएशन ही, और इसलिए इसकी दूसरी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रीमाइसेस 10,000। तो 10,000 वैल्यू हमने कैलकुलेट किए है डिफरेंस निकाल के 1 लाख और 1,10,000 में से। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को ढूंढेंगे, टिक करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट में हेड थे जो हम लिख चुके हैं उसको टिक ज़रूर करेंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 1,200, ये जाता है P&L के डेबिट में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 500, हो जाएगा 1,700। और दूसरी एंट्री होती है लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। एडजस्टमेंट की क्या करते हैं हम, 2 एंट्री करते हैं, और अभी हम ट्रायल बैलेंस सॉल्व करेंगे। ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट छोड़ के बाकी जितने भी हेड्स रहेंगे उनकी एक एक एंट्री करेंगे। चलिए, स्टॉक दिया हुआ है 25,000, स्टॉक के सामने आपको दी है डेट जो कि ओपनिंग डेट है, ईयर के स्टार्टिंग की डेट है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 25,000 टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। उसके बाद देखेंगे क्या दिया है, डेटर्स दिए है 80,500 जो हो चुका है हमारा। बिल्स रिसीवेबल हमारे असेट्स होते हैं 10,000 दिया है, बिल्स रिसीवेबल 10,000। उसके बाद हमें दिया है परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, टू परचेसेस, परचेसेस की अमाउंट है 2,08,500। हम इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि हो सकता है आगे परचेस रिटर्न आए जो कि हमें माइनस करना होता है। रिटर्न्स जो डेबिट साइड में दिया है, मतलब वो कौन सा रिटर्न है, देखो उस रिटर्न के सामने हमें कोई भी नाम नहीं लिख के दिया है, परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पे डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न आते हैं हमेशा और क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न आते हैं। तो डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न दिया है, रिटर्न्स लिखा है, मतलब वो क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस करते, तो सेल्स लिख दिया मैंने और सेल्स रिटर्न लिख दिया 1,000। उसके आगे देखते क्या दिया है, कैरिज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, कैरिज इनवर्ड कैरिज इनवर्ड की अमाउंट है 3,000। उसके बाद दिया है कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड हमेशा P&L के डेबिट में जाता है, दोनों एक्सपेंसेस है 4,500। उसके बाद मोटर व्हीकल 55,000, ये एसेट होता है, मोटर व्हीकल। उसके बाद आगे देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस 1,800 P&L के डेबिट में जाएगा, जनरल है। आगे एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाँ पहले भी ये हेड आ चुका है, एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L के डेबिट में 900। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, ध्यान रखेंगे एडवर्टीजमेंट में हमें हिडन एडजस्टमेंट दिए है, किसी भी हेड के साथ अगर एक्स्ट्रा अलग इन्फॉर्मेशन दी है इसका मतलब वो क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, और हिडन एडजस्टमेंट की हमेशा 2 एंट्री रहती है। अब हिडन एडजस्टमेंट में होता क्या है कि वो एडजस्टमेंट क्या है ये भी हमें बताना होता है, और एडजस्टमेंट पहचानना भी होता है, और एडजस्टमेंट का मीनिंग भी जानना होता है। तो देखते हैं हम क्या दिया हुआ है इसमें।
एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years फ्रॉम 1/10/2018। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसा ही एडजस्टमेंट आया हुआ है, आप उसी को देख के भी इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, एडवर्टाइजमेंट जो है 4800 उसकी अमाउंट है, ये दिया गया है 3 years तक के लिए, आगे के पीरियड के लिए दिया है, मतलब भी वो क्या है, प्रीपेड है। तो एडजस्टमेंट का नाम तो समझ में आ गया, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एडजस्टमेंट का नाम, क्योंकि आगे के पीरियड के लिए दिया है, तो ये क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ इज एक्सपेंसेस और दैट इज गिवन फॉर आगे के पीरियड के लिए। तो क्या करेंगे हम इसे अभी इसके एडजस्टमेंट का नाम हम देंगे प्रीपेड। तो ये क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम, या फ्रॉम दिया है 1/10/2018। तो ये कब से एप्लीकेबल होगा, मतलब ये एक्सपेंसेस कब से दिया गया है, इस साल। देखो 1/10/18 जो है इसी साल आता है, क्योंकि हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2019। तो 1/10/18 मतलब अक्टूबर 18 ये हमारे साल में आता है। तो अक्टूबर 18 से लेके आगे के 3 साल तक के अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक के हमने उसको पेड कर चुके। तो इसके एडजस्टमेंट ऐसी बनती है, P&L के डेबिट हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, इसका अमाउंट दिया हुआ है हमें 4800। प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, प्रीपेड माइनस, और 4800 जो है दैट इज फॉर 3 years। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उस दिन भी शॉर्टकट मेथड आप लोग को बताई थी कि 4800 है फॉर 3 years, तो 6 months के लिए कितना। तो इसमें हम बहुत सारी मेथड से जा सकते हैं हम, लेकिन ओरली कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम डिवाइडेड बाय 12 कर लो, मतलब 1 year की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और 1 year की अमाउंट आई तो उसको क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 months होते हैं। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 months, मतलब यहाँ पे कैसे करेंगे, 4800 जो है दैट इज फॉर 3 years है ना, फॉर 3 year। तो 1 year के लिए कितना, 1 year के लिए कितना कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। 4800 फॉर 3 years, तो 1 year के लिए कितना, तो 4800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 1600। ये अमाउंट कितना आया, 1600। लेकिन 1600 ये क्या है, पर एनम के लिए है, लेकिन हमें पर एनम के लिए चाहिए क्या, अमाउंट नहीं, हमें पर एनम के लिए नहीं, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 months के लिए होते हैं, और इसीलिए 6 months को हम पर एनम के अमाउंट को 6 months में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, इंटू 6/12। तो इंटू 6/12 करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 800। ठीक है, तो प्रीपेड में यहाँ पे लिख देते 6 months, ये है 800। तो यहाँ पे ऐसा आएगा 4800 माइनस 800, तो 4000। तो इस तरीके से क्या हो गया, प्रीपेड हो गया एडवर्टाइजमेंट। इसकी दूसरी एंट्री होती है असेट साइड में, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 800। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट थी, ये सॉल्व हो गई है। 2 एंट्री हिडन एडजस्टमेंट की भी 2 एंट्री करना है आज से, फिर से रिपीट कर देती हूँ। 4800 जो है दैट इज़ फॉर 3 years, तो वह हम 1 year का अमाउंट इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं 4800 फॉर 3 years, तो 1 year के लिए कितना, तो 4800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 1600 अमाउंट आता है। तो 1600 पूरे साल का अमाउंट है, लेकिन हमने तो अक्टूबर से दिया हुआ है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 months होते हैं, और इसलिए 1600 इंटू 6/12, तो 6 months की अमाउंट आ जाएगी 800। और प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, इसलिए 4800 माइनस 800 400। अब प्रीपेड की दूसरी एंट्री होती है असेट साइड में, तो हमने प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट असेट साइड में 800 लिख लिया है, इसको हम हिडन एडजस्टमेंट स्टार मार्क करके रख देंगे। चलिए आगे है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो चुका है। ड्राइंग सभी को पता है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, मीना एंड माधव। कितना अमाउंट है, 3500 एंड 2000। टू ड्राइंग्स,
अब उसके आगे दिया लीज होल्ड प्रीमाइसेस, हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं इसे। कैश एट बैंक 45,000 एंड फर्नीचर। कैश एट बैंक भी असेट में जाता है, कैश एट बैंक 45,000। उसके बाद दिया है फर्नीचर, उसी के नीचे फर्नीचर दिया है 8,300। इस तरीके से ये दोनों एंट्री हो गई। डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कंप्लीट हो चुका है, फटाफट हम क्रेडिट साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। देन बिल्स पेएबल 12,500, ये भी लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेएबल। इसके बाद 12,500 है ये अमाउंट। उसके बाद दिया हुआ हमें क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी होती है 68,000। उसके बाद सेल्स दी हुए 3,25,000, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट भी आता है 3,25,000। यहाँ पे हम इसे माइनस कर दे सकते हैं 3,24,000। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग अभी देखेंगे, ये हेड एक नया है तुम लोगों के लिए। देखेंगे जब भी कोई भी एडजस्टमेंट वाला हेड, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये उनको लगता है कि ये भी एडजस्टमेंट का हेड ट्रायल बैलेंस में आ गया। आउटस्टैंडिंग रेंट जब भी ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, ऑब्वियसली उसकी एक ही इफेक्ट जाएगा, उसका कहीं पे भी एक इफेक्ट जाएगा। तो वो इफेक्ट कहाँ जाएगा? वो इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में हमेशा, चाहे वो डेबिट में दिया हो, चाहे वो क्रेडिट में दिया, चाहे वो कोई भी एडजस्टमेंट का हेड हो। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो जाती है? लाइबिलिटी हो जाती है, और इसलिए हम उसको लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 2,000 है। आगे दिया है हमें अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस भी आउटस्टैंडिंग ही है 1,500, लाइबिलिटी में लिखेंगे हम। अलग अलग नाम है, आउटस्टैंडिंग मतलब ही अनपेड। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल का बैलेंसेस दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल दिया हमें 75,000 एंड 75,000। इसके बाद परचेस रिटर्न दिया है, यहाँ पे माइनस कर देंगे हम। परचेस रिटर्न 1,000, 2,08,000, सॉरी 2,07,500। तो इस तरीके से पूरा ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है और एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है एंड बैलेंस शीट को टैली करना है। चलिए देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ चुका है 1,20,500। इस साइड के टोटल है 3,56,000। 1,20,500 ग्रॉस प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,500। यहाँ पे हम सारे अमाउंट्स क्लोज कर देंगे, ये आउटर में निकाल लेंगे अमाउंट्स। यहाँ पे देखेंगे हमने अमाउंट को शफल कर दिया है, एक्चुअली 800 यहाँ चाहिए थे क्योंकि हमने प्रीपेड ज़्यादा 6 मंथ्स का अमाउंट जो है वो यहाँ आएगा। ये 6 मंथ्स का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स का अमाउंट आउटर में आएगा और इनर में 4,000। इस तरीके से ये शफल हो गई है अमाउंट। यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 800 हमने 4,000 हमने लिखना है यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट में 4,000। अभी चलिए नेट प्रॉफिट निकालते हैं। $1,20,500 और नेट प्रॉफिट आता है 96,445। ये हमारा क्या नेट प्रॉफिट, इसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है हमें। नेट प्रॉफिट, ये मैक्सिमम मार्क्स इस पे होते हैं। अब दोनों का नाम लिखेंगे हम, मीना एंड माधव। अब चेक करेंगे दोनों का रेशो दिया था क्या, रेशो दिया नहीं था। रेशो दिया होता तो हम ऑलरेडी टिक कर चुके थे। जब भी कभी रेशो दिया नहीं होता एग्जाम्पल में तो हम क्या करते हैं, इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 96,445 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 48,223, 48,223।
यहाँ आ जाएगा 48,222। इसे एक को हमें 2 ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की टोटल इतनी आनी चाहिए। तो 48,222 अप्रॉक्सीमेट आया है। यहाँ पे 0.5 के ऊपर आया है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट में आंसर आता है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसे आंसर हमारा आया था 48,222.5 तो हमने 2.5 निकाल दिया और इसको क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो ऐसा करना होता है, पॉइंट के बाद 5 या 5 के ऊपर की अमाउंट आई, वैल्यू आई तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए पॉइंट के पहले के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1 से बड़ा कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ लिखते हैं हम, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड है बाय नेट प्रॉफिट, और कोई भी एडजस्टमेंट थी नहीं तो बहुत छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना है हमारा 48,222। अब इस कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे और इसका बैलेंस निकालेंगे। $75,000 प्लस 48,222, 123,222 ये अमाउंट आया है, मतलब ये 1,20,222 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेते हैं हम, सेम अमाउंट आएगी 1,23,223 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 हमने ऑलरेडी बढ़ा चुके थे। 123,223 माइनस 3,500, 190,723। अब इस बैलेंस को हम कहाँ लेके जाते हैं, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में कैपिटल के नाम से हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट मीना एंड माधव, 190,723, 120,222 इन दोनों का टोटल हम बाहर लिख देंगे। $239,945, 239,945 ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। $330,445 इतने से हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। तो ये हो गया पूरा 4th क्वेश्चन का, अनसॉल्व क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। कल हम नया क्वेश्चन देखते हैं। गुड डे, बाय।